IBN 7 हौसला है। नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आकाश सोनी। रात 8 बजे इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, जहां आज आतंकी संगठन ISIS से जुड़े रहे अरीब मजीद को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। NIA की दलील पर अदालत ने अरीब मजीद को और पूछताछ के लिए 8 दिसंबर तक हिरासत में भेज दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अरीब ने खुलासे बहुत सारे किए हैं। उसमें एक ये है कि मई में जब वो कल्याण से जिहाद के लिए इराक गया था तो उसके साथ 4 लोग नहीं बल्कि 40 लोग आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़ने के लिए इराक जाने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक अरीब ने यह माना है कि उसे अपने आसपास के 40 लोगों के जिहाद के नाम पर ISIS से जुड़ने के लिए भड़काया गया था। जाहिर है ये खुलासे सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ाने वाले हैं, क्योंकि माना ही जा रहा था कि मुंबई के पास कल्याण से 4 ही लोग थे जो कि ISIS के साथ लड़ने के लिए गए थे। लेकिन अरीब ने जो बताया है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, ये संख्या 40 के आसपास थी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ये पता करने में लगी हैं कि अरीब के पीछे किसका हाथ है जो उसे ISIS से जुड़ने में उसकी मदद कर रहा था। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल, क्या भारत में ISIS के खतरे से निपट पाएगी मोदी सरकार? इस सवाल पर आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब है हां तो टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y और ना के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस N और इसको 51818 पर SMS कर दें। हम आपकी राय इस कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। 8 दिसंबर तक NIA की हिरासत में गया ISIS के लिए लड़ने वाला अरीब मजीद। देश के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रचने का आरोप। खतरनाक साबित हो सकती है आतंकी संगठनों के खतरे को कमतर आंकने की भूल। ISIS की तरफ युवाओं के बढ़ते आकर्षण से गृह मंत्री राजनाथ सिंह चिंतित। देश की सुरक्षा पर गृह मंत्री की चिंता से बेफिक्र रहे CBI के निदेशक। DG कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह के भाषण के वक्त देखिए कैसे नींद में नजर आ रहे थे रणजीत सिन्हा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले दौरे में नॉर्थ ईस्ट को दी सौगात। असम से मेघालय के लिए पहली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। जनता ने भारत की राजनीति में से तो वंशवाद का सफाया कर दिया। झारखंड की जमशेदपुर रैली में मोदी का परिवारवाद पर हमला। कहा जनता ने राजनीति से वंशवाद का किया सफाया। उधर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को बताया पूंजीपतियों की सरकार। दिल्ली में कैश वैन से 1.5 करोड़ की लूट के मामले में मिला पहला सुराग। मोबाइल फोन के कैमरे में कैद हुए बाइक सवार 2 लुटेरे। वीडियो IBN 7 के पास। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के निलंबन की तैयारी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मांगी रिपोर्ट। क्रिकेटर फिल ह्यूज की मौत के चलते टला भारत ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट। 4 दिसंबर से नहीं होगा मैच। 3 दिसंबर को होना है ह्यूज का अंतिम संस्कार। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। दुनिया के सबसे खूंखार, सबसे बर्बर, सबसे अमीर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े रहे अरीब मजीद से पूछताछ के लिए NIA को 8 दिसंबर तक उसकी हिरासत मिल गई है। अब तक की पूछताछ में सिर्फ 23 साल के अरीब ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।
अरीब की माने जो सूत्र बता रहे हैं तो उसके मुताबिक वो हर हाल में इराक जाना चाहता था। साथ ही उसने जिहाद के नाम पर आईएसआईएस से जुड़ने के लिए 40 और लोगों को भी भड़काया था। हालांकि मई में उसके साथ 3 लड़के ही इराक जा पाए थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएसआईएस देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी विचारधारा से देश के कुछ भ्रमित युवा प्रभावित हो रहे हैं। क्या आईएसआईएस से जुड़ा रहा अरीब मजीद किसी खास वजह से भारत लौटा है? क्या उसे किसी खास मिशन के तहत आईएसआईएस के लोगों ने भारत लौटने दिया? शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किए अरीब मजीद को लेकर ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कल्याण के रहने वाले अरीब ने इराक और सीरिया में सक्रिय खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ 3 महीने बिताए हैं। अरीब से पूछताछ करने वालों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अरीब किसी खास मकसद से ही भारत लौटा है। तुर्की से मुंबई पहुंचे अरीब ने आईएसआईएस से जुड़ने को लेकर कोई अफसोस नहीं जताया है। यही नहीं, उसकी सोच भी कट्टर हो चुकी है। उसने माना कि वो अल्लाह के लिए काम करने इराक गया था। इराक में उसे 15 दिनों की ट्रेनिंग दी गई थी। ये ट्रेनिंग उसे इराक और सीरिया में लड़ाई पर जाने से पहले मिली थी। अरीब शुक्रवार को ही मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा था, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया और शनिवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे और पूछताछ के लिए 8 दिसंबर तक एनआईए की कस्टडी में रखने का आदेश दिया। सरकारी वकील ने कोर्ट में ये साफ कहा कि आरिफ एक पूरी तरह तैयार ट्रेंड आतंकवादी है। उसे बकायदा 15 दिन तक AK-47 समेत सोफिस्टिकेटेड वेपन चलाने की ट्रेनिंग ली है। जांच एजेंसी ये भी जानना चाहती है कि आरिफ किस तरह और किसके संपर्क में होने के बाद आतंकी संगठन ISIS से जुड़ा। एनआईए और ATS समेत दूसरी एजेंसियां अरीब से शुक्रवार से ही पूछताछ कर रही हैं। जांच एजेंसियां उससे लौटने के मकसद समेत अन्य जानकारियां निकालने की कोशिश में जुटी हैं। पूछताछ के दौरान अरीब ने खुलासा किया कि भारत से 4 नहीं बल्कि 40 लोग ISIS से जुड़ने के लिए इराक जाने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक अरीब ने कल्याण और आसपास के इलाकों से करीब 40 लोगों को जिहाद के नाम पर ISIS से जुड़ने के लिए भड़काया था। जाहिर है, मई में 3 लड़कों के साथ कल्याण से इराक गया अरीब अपने दिमाग में खतरनाक इरादे पाला था। वो अपने साथ कई लोगों को आतंक के रास्ते पर ले जाने की तैयारी कर रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी माना है कि ISIS एक बड़ा सुरक्षा खतरा है, क्योंकि कुछ युवा उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। गृह मंत्री ने ये बात गुवाहाटी में DGP और IG की 49वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। लेकिन भले ही इसका जन्म इराक और सीरिया में क्यों न हुआ, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसे अछूता नहीं रह सकता है। इस हकीकत को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और कुछ गिने चुने भारतीय नौजवान भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। Syria and Iraq have emerged as the new theaters of global jihad, attracting large number of foreign fighters from more than 80 countries. This development is also having an impact in our country. अरीब से पूछताछ में पता चला कि ISIS भारत में अपने पैर पसारने में लगा था। NIA का मानना है कि आने वाले दिनों में अरीब ISIS के बारे में और भी खुलासे कर सकता है। NIA सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर अरीब और साथ के लड़कों को बाहर भेजने के पीछे किसका हाथ है, किसके जरिए ये सभी लड़के ISIS से जुड़े। अरीब मजीद की उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसके मंसूबे इतने खतरनाक है कि उसे सुनकर खुद अब जांच एजेंसियां भी बेहद परेशान हैं। जांच एजेंसियों की माने तो बगदाद जाने से पहले अरीब ने अपने इस जाल को इस कदर फैला रखा था कि अगर वो इसमें कामयाब होता तो आज देश के खिलाफ काम करने वालों की संख्या 4 नहीं बल्कि 40 होती। अब जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी चुनौती है इन चेहरों को ढूंढ निकालना, जो देश के अंदर रहकर ही देश के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। विवेक गुप्ता के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN7। इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, मुंबई से एनसीपी के नेता नवाब मलिक, शिवसेना के नेता और दोपहर सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शुक्ला और IB के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर अशोक कार्णिक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा नवाब मलिक साहब, ये बताएं ये कितनी चिंता का विषय है और क्या कहीं ना कहीं इसमें ये सोचना चाहिए कि ISIS ने मजीद को वापस भारत क्यों आने दिया? देखिए, चिंता का विषय निश्चित रूप से है। कुछ बच्चों को गुमराह करके इस देश से इराक ले जाया गया, ट्रेनिंग दी गई। नहीं, 23 साल का लड़का ही है। आप क्या बोलना चाहते हैं? न जाने कितने लोगों की हत्या करके लौटा है वो। दुनिया के सबसे खूंखार, सबसे बर्बर आतंकवादी संगठन के साथ नहीं, अगर वहां ट्रेनिंग लेकर लौटा है। नहीं, मेरे शब्दों में
मेरे शब्दों पे आपत्ति है तो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ आपसे। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह देखा जाए इनको। मैं किस शब्द का प्रयोग करूं, पहले आप बता दें मुझे। नहीं, आप जो चाहे कहें। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिन भी शब्दों का प्रयोग करेंगे वो एक कारण भी तो बनता है कि आगे इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। आप मुझे जी मैं चुप हूं, अब आप बोलिए। देंगे तो मैं बोलूंगा, अगर नहीं अगर आपको अपनी ही परिभाषा में बात करना है तो करिए। मुझे बुलाने कोई हम नहीं आना चाहते, आप बुलाते हैं तो हम अपनी बात रखने के लिए आते हैं। नहीं, आप कहें, मैं जो लड़के यहाँ से लड़के जो यहाँ से गए, ये गंभीर चिंता का विषय है। ये निश्चित रूप से ढूंढना पड़ेगा कि कौन लोग हैं ऐसे लोगों को गुमराह करके यहाँ से ले जाते हैं, ट्रेंड करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व करने का काम करते हैं। ठीक है, अरीब यहाँ आया, उसके पीछे क्या मकसद है, जांच एजेंसियाँ काम कर रही हैं। कम से कम आने के बाद वो सारी ताकतें जो इनके पीछे हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे से नकाब उठेगा और आने वाले दिनों में जो खतरा बहुत भयंकर हो सकता था, हमें लगता है कि इसके आ जाने से बहुत सारी चीजों को रोकने में कामयाबी मिल सकती है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं ये जो लोग वापस भारत आ रहे हैं, अभी पहला आया है और कहा यह जा रहा है कि 3 और आ सकते हैं, इनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए? देखिए, इनके साथ जो ट्रीटमेंट तो निश्चित तौर पर एक आतंकवादी के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वही होना चाहिए। सबसे बड़ा खतरा ये है कि आपके पास पहले रेडिकलाइजेशन किया जाता था, किसी को कट्टर बनाया जाता था, तो कट्टर बनाने के बाद उसको पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग दिया जाना और फिर वहां हिंदुस्तान में लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाना एक बड़ी प्रक्रिया थी। जो 90 का आतंकवाद का हम लोगों ने दौर देखा, 2000 के पहले दशक का जो दौर देखा, लेकिन एक नए तरह का आतंकवाद आया है। इस आतंकवाद में एक देखिए, जो बच्चों का बैकग्राउंड है, चारों बच्चों बहुत संभ्रांत परिवारों से हैं, पढ़े लिखे हैं। पहले यह माना जाता था कि आतंकवादी वो लोग बनते हैं जिनमें इल्म नहीं है, जिनमें शिक्षा का अभाव है, जिनमें जो है धन का अभाव है। लेकिन अब पढ़ा लिखा तबका उसको रेडिकलाइज करके आप किसी भी और इस्लामिक खिलाफत की बात की जा रही है, कैलिफेट बनाया जा रहा है, और उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब तक आप इस कट्टरपंथ को रोकने के लिए ये स्रोत जो है वो दिमाग से उपजा है और दिमाग में किसी को कट्टर बना दिया जा रहा है, और उसके बाद उसको किसी तरह का युद्ध, जिस इराक को जानता नहीं, मोसुल को जानता नहीं, सीरिया को जानते नहीं वो बच्चे, लेकिन सिर्फ जो है एक धार्मिक कट्टरता उनके अंदर ऐसी बढ़ा दी गई है कि वो अल्लाह के नाम पर लड़ने जा रहे हैं, ये उनके समझ में आता है और लड़ने चले जाते हैं, किसी तरह का घात कर सकते हैं। तो ऐसी गतिविधियों की शिनाख्त करना ये असंभव प्राय है। ऐसे में आप जो रेडिकलाइजेशन करने वाले जो सोर्सेज है वो कैसे आप नियंत्रित करेंगे, इस पर वर्कआउट और अकेले भारत नहीं कर सकता, पूरी दुनिया को करना होगा कि आप जो इस्लाम में भटके हुए लोग हैं और गलत तरह से कट्टरता लाकर हिंसा फैलाना और पूरी दुनिया को इस्लाम के झंडे के तहत लाने का जो एक उनके मन में सनक डाल दी गई है, उस सनक से मुक्ति कैसे दिलाएंगे? उस सनक से मुक्ति की दिशा में एक वैचारिक प्रयास आवश्यक है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप पूरे इस मामले को कैसे देख रहे हैं, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि इनके जो परिवार हैं वो ये कह रहे हैं कि गलती हो गई, इंतहा पसंद लोगों ने इनका दिमाग बदल दिया। देखिए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जब इस विषय को उठाया है तो इसकी गंभीरता को वैसे ही समझना चाहिए, क्योंकि विषय आईएसआईएस के द्वारा भारत में लगातार युवाओं को आकर्षित करने के हो रहे प्रयास, और आपको ध्यान हो अल कायदा ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शाखा खोलने की घोषणा की है और भारतीय उपमहाद्वीप को भी एक गतिविधियों का केंद्र बनाने की बात कही है। अतः इस चीज से लड़ना 2 स्तर पे पड़ेगा, एक रणनीतिक स्तर पे और एक वैचारिक स्तर पे, यानी एक स्ट्रेटेजिक स्तर पे, एक आइडियोलॉजिकल स्तर पे। जो बात प्रेम शुक्ला जी ने कही, मैं उससे कुछ उसी के पक्ष में कुछ बात कहते हुए कहना चाहूंगा। रणनीतिक स्तर पर लड़ने में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गुप्तचर सूचनाएं लेना, किस प्रकार से सूचनाओं का दुरुपयोग हो सकता है, सोशल मीडिया पे दुरुपयोग हो सकता है, इन सारी चीजों पे पैनी नजर रखना, मगर एक वैचारिक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। गृह मंत्री ने उसी बात के लिए आगाह करने का प्रयास किया है, समाज को भी, राजनीतिक दलों को भी, देश को भी और उन अभिभावकों को भी जो नजर रखें कि उनके बच्चों को किसी भी प्रकार की कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ धकेलने का प्रयास तो नहीं हो रहा है।
इस स्तर पर मेरा मानना है कि समस्त सामाजिक और राजनीतिक दलों को एक न्यूनतम सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा, जो आतंकवाद से लड़ने वाले हर बड़े देश में हुआ, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो। हमें आपसी मतभेदों को अलग रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर बिल्कुल स्पष्ट रखना पड़ेगा और किसी भी प्रकार का कोई भी चीज भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो हिंसा को न्याय संगत समझाने का प्रयास करती हो, चाहे हम ये कहें कि साहब कश्मीर में उनके साथ गलत हुआ इसलिए वो आतंकवादी बन गए, या हम कहें कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में वो गरीबी थी इसलिए वो नक्सली बन गए, या किसी दंगे के प्रभाव में बन गए, इस ढंग की विचारधाराओं के ऊपर या इस ढंग के वैचारिक समर्थनों पर हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के वैचारिक समर्थन अनजाने में उन अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी ताकतों को और बल प्रदान करने का काम कर सकते हैं। सुधांशु जी हमारे साथ रहिए। आईबी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर अशोक कार्णिक भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन आईएसआईएस की भारत में गतिविधियों को लेकर एनआईए ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में आईएसआईएस के बढ़ते खतरे के बारे में जो बातें कही गई हैं वो थोड़ा सा यहां पर देख लें। सूत्र जो हमें बता रहे हैं इस रिपोर्ट में यह है कि सुन्नी आतंकवादी गुट आईएसआईएस की भारत पर लगातार नजर है। वो यहां पर भी इस्लामिक स्टेट स्थापित करना चाहता है। उसके प्लान में भारत बेहद महत्वपूर्ण है। लड़ाकों की भर्ती के लिए भारत के कई राज्यों पर आईएसआईएस की नजर है। खास तौर पे गरीब मुस्लिम इलाकों में युवाओं को लुभाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। युवाओं को पैसे के साथ जिहाद में शामिल होने का लालच भी दिया जा रहा है। लगभग 100 भारतीयों के, ये महत्वपूर्ण है, 100 भारतीयों के आईएसआईएस में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। आईएसआईएस लड़ाकों की भर्ती के लिए जिन राज्यों में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है उसमें भी ये देख लीजिए, ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र पर आईएसआईएस की नजर है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ये वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा ध्यान है आईएसआईएस का। और यही देखकर हमें अपनी योजना यहां बनानी होगी कि भारत में हम कैसे आईएसआईएस को समय रहते रोक लें। अशोक कार्णिक जी, जहां तक इंटेलिजेंस एजेंसीज का सवाल है, सबसे बड़ी चिंता के विषय यहां पर क्या है? चिंता का विषय यह है कि अभी रिक्रूटमेंट का तरीका बदल गया है। पहले तो वो लोग इधर आके सिलेक्ट करके पाकिस्तान ले जाते थे, वहाँ ट्रेनिंग दे के वापस यहाँ भेजा जाता था और यहाँ एक्टिविटी करते थे। अब ये ट्रेनिंग शॉर्टकट मेथड हो गई है। इंटरनेट के जरिए उनका ट्रेनिंग होता है या रेडिकलाइजेशन होता है और उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आके लड़िए, सीरिया में लड़िए, इराक में लड़िए, वो आ जाइए। अब आपको एक फर्क जानना चाहिए कि इराक सीरिया में आईएसआईएस जो है वो एक खलीफेट है, खिलाफत कहते हैं या खलीफेट है, जिसका हुक्म हर एक जिहादी कहीं भी हो, किसी देश में हो, उसको मानना पड़ता है। तो अगर इधर का लड़का कोई समझता है मैं जिहादी हो और वो खलीफ का मैसेज या उसकी ऑर्डर मैंने माननी चाहिए, मेरे को सीरिया जाना चाहिए, तो चला जाएगा। तो इसलिए हम अगर इनके बारे में सोचते हैं, ये 4 लड़के जो गए हैं कि उनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया, वो शायद सेल्फ इन्फ्लुएंस है, सेल्फ रेडिकलाइजेशन है। इंटरनेट पे स्पीचेस सुन के, कुछ डिमांड सुन के वो सेल्फ रेडिकलाइजेशन हो जाते हैं और वो जाते हैं। ये बड़ा खतरनाक तरीका है कि कौन कहां से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, इस पे हमारा अभी काबू नहीं रहा है। कार्णिक जी, थोड़ा सा ये बताएं कि चल रहे, चाहे मजीद हो या बाकी 3 जो जिनके बारे में कहा जाता है कि ये आईएसआईएस के साथ जाकर लड़ चुके हैं और अब बाकी 3 भी जल्द ही भारत आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर कौन सी जानकारी असली है, कौन सी नहीं है, ये फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आप इंटरनेट पर अगर पढ़ेंगे तो एक जगह आपको मिलेगा कि 55 लोगों की हत्या करके मजीद वापस लौटा है। इसी तरह से एक फल वाले का नाम लिया जा रहा है जो कल्याण में था, एक कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ हो गई। ये जानकारी भी अगर आप रिपोर्ट से पढ़े तो आएंगी, लेकिन इनमें कौन सी सही है कौन सी नहीं है ये कैसे मालूम पड़े? ये उसको तो बहुत समय लगेगा, जल्दी तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि इनको ट्रेन किया जाता है कि जो पहले जब पकड़े जाते हैं या सरेंडर हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ स्टोरी बताएंगे जो एक्सेप्टेबल लगेगी। लेकिन वो स्टोरी विद इन स्टोरी रहती है, तो उसको एक एक लेयर्स निकाल के आपको जाना पड़ेगा कि कौन सी बात ये सही कर रहा है
और उसके लिए हमको कहीं दूसरा तथ्य ढूंढना पड़ेगा कि ये जो कह रहा है वो ठीक है। अगर वो कह रहा है हमने 55 लोगों को मारा है, शायद वो कहेगा नहीं, बदल जाएगा कि उससे मर्डर कमिट किया, ऐसे बोलेगा नहीं, मैं गया वहां फंस गया, मेरे को गोली लगी, मैं वापस आ गया, ऐसे पहला एक्सप्रेशन होगा। तो इसने क्या क्या उधर किया वो हमको पता करवाना पड़ेगा, या उसके कहने पे हम पूरा डिपेंडेंस नहीं रख सकते, क्योंकि ये पहले तो जरूर झूठ कहेगा, कितने दफे झूठ कहेगा हमको पता नहीं है, कितना सच कहेगा वो पता नहीं है, लेकिन सच के पीछे हमने लगना चाहिए, थोड़ा टाइम लगना चाहिए। जरा एक्सपर्ट इंट्रोगेशन होता है तो सत्य तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन पूरा सत्य होगा ऐसे नहीं है। वो तो सावधानी एनआईए वगैरह करेगी जरूर, इतने तो आसानी से उसका कहना मानेंगे नहीं, वो तो जरूर करेंगे। यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं। क्या आपको लगता है कि एक तरफ कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो पूरे देश को दी जानी चाहिए कि किस तरह इन युवाओं का रेडिकलाइजेशन हुआ, कैसे इनको बहकाया गया, कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, फंडिंग कहां से आ रही है, इसकी कुछ चीजें हो सकता है जो इंटेलिजेंस के कारणों से नहीं बताई जाए, वो अलग रखी जा सकती है, लेकिन कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल साफ तौर पे आधिकारिक तौर पे आना चाहिए, ये अभी नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये करना जरूरी है? देखिए, मेरा मानना है कि भारत सरकार इस विषय को बहुत ही संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से ले रही है, इसलिए कहां से किस स्रोत से क्या आ रहा है या उचित समय पर ही सरकार इसको स्पष्ट करेगी, ताकि उस स्रोत पर और उन जानकारियों पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। हाँ, मगर कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति के सामने, आप याद करिए अभी पिछले वर्ष करीब या 1-1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश में बहुत शहरों में दंगे हुए थे। इंटरनेट पर खबरें आई थी, एक पिक्चर दिखाई गई थी कि जैसे बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ कुछ को मारा गया है, और इसके आधार पर लोगों में आक्रोश आया और दंगे हुए। बाद में पता चला वो थाईलैंड के चक्रवात में मारे गए लोगों की फोटोएं थी जो इंटरनेट पर सर्कुलेट कर दी गई। मगर इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, इतनी भयंकर प्रतिक्रिया हो रही है बर्मा के मुद्दे के ऊपर, यहां तक कि मुंबई में शहीद स्मारक तोड़ा जा रहा है, और हमारा पूरा का पूरा बौद्धिक और राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट मौन धारण करके बैठा हुआ है। देखिए, भारत के बाहर की तरफ, विदेश की तरफ किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक, मजहबी या कट्टरपंथी विषय के ऊपर हमें अपने युवाओं को आकर्षित होने का, कनेक्ट होने का मौका नहीं देना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम दोनों दृष्टियों से भयानक होंगे। देखिए, शिया सुन्नी समुदाय में भी आपस में एक टकराव का वातावरण बना सकता है। एक संगठन है अंजुमने हैदरी, जिसने ये कहा है कि साहब हम भारी संख्या में शिया धर्म स्थलों की रक्षा करने के लिए इराक जाना चाहते हैं। तो ये एक समुदाय और समुदाय के अंदर के भी दो वर्गों के बीच में एक भयंकर संघर्ष का रूप धारण कर सकता है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि राजनीतिक दलों की भी यह जिम्मेदारी है कि इस ढंग की कट्टरपंथी आवाजें जो भी उठाता है, भारत के बाहर से जो चीजें उठाता है, दुर्भाग्यवश देखिए मैं कहना चाहूंगा, खिलाफत आंदोलन का समर्थन 95 साल पहले कांग्रेस ने किया था, दुर्भाग्यवश गांधी जी ने भी उसका समर्थन किया था। यानी भारत की सीमाओं से बाहर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को जोड़ने की एक गलती की थी, उसको ध्यान रखना चाहिए। आज भी बताइए, इमाम बुखारी जी अपने दफ्तरबंदी कार्यक्रम में नवाज शरीफ को बुलाते हैं और प्रधानमंत्री को नहीं बुलाते, मगर उसकी जितनी मजम्मत होनी चाहिए थी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा और इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, वो यदि हम नहीं करते हैं तो अनजाने में सुधांशु जी, आपने बहुत जरूरी चीज बोली अभी, और इसका सवाल मैं नवाब मलिक साहब के सामने रखना चाहता हूं। नवाब मलिक साहब, जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि महात्मा गांधी की बहुत बड़ी गलती थी कि खिलाफत आंदोलन का उन्होंने इस तरह से समर्थन किया जो कि कट्टरपंथी सोच को बढ़ाने वाला था। क्या आज हम उस स्थिति पर आ गए हैं जब ये कहें कि जो भारत के मुसलमान हैं, जिस तरह से शिया और सुन्नी प्यार से भारत में रह रहे हैं, इसको हम कैसे बचाए रख सकें, ये बेहद महत्वपूर्ण है, और हम दुनिया के सामने मिसाल पेश करें बजाय इसके कि इराक, सऊदी अरब या सीरिया हमारे मुसलमानों को सिखाए कि कैसे जीना है। देखिए, 2-3 चीज यहाँ मुद्दे निकल कर आए हैं कुल मिला के इस चर्चा के बीच में। जी, एक मुद्दा यह है कि खिलाफत मूवमेंट क्या है, खिलाफत क्या है इस्लाम में, इसको समझने की जरूरत है। कोई खलीफा अपने आप को घोषित कर दे और पूरे दुनिया के मुसलमानों को मैं आदेश दे सकता हूँ, इस तरह का प्रोविजन किसी भी इस्लाम में नहीं है, या ये सोच किसी मुसलमान की नहीं कि कोई हमारा खलीफा होगा और पूरी दुनिया में हमें आदेश देगा, वो हम मानेंगे। पहले ये इस्लाम में कहीं नहीं। एक दूसरा, खिलाफत मूवमेंट के बारे में गांधी जी ने जो समर्थन किया उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई
इस मुल्क में मजहब का इस्तेमाल राजनीति में कब हुआ? 1857 की जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो मजहबी जज्बात को उभार कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद लगातार धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया गया ताकि आंदोलन को आगे चलाया जाए। ठीक है, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको देखकर उस पर लोग टिप्पणी करते होंगे, अपनी अपनी सोच है। उस विषय को आज यहाँ इससे जोड़ना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि आतंकवादी, देखिए जब खलीफत की बात हो रही है भारत में तो वहीं से शुरू होगी ना। फिर पूरे इस्लाम नहीं, आप पहले इस्लाम को समझ लीजिए। खिलाफत और जो खलीफा होता है वो कोई अपने आप को घोषित नहीं करता कि मैं इस्लामिक खलीफा हूं और पूरे दुनिया का मुसलमान मेरे आदेश को माने। इस तरह का कोई भी प्रोविजन इस्लामिक, आप सही कह रहे हैं कि इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जमीन पर ऐसी कोशिश तो की गई। नहीं समझ लें ना, तो वही तो गुमराह करके लोग अपनी बातों को गलत ढंग से मुसलमानों को, कुछ नौजवान बच्चों को गुमराह करके उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और उसका समर्थन कभी मेरा आपसे नहीं सवाल हो यही सकता। था कि आज हम मिसाल पेश करें दुनिया के सामने। देखिए ऐसा है कि इस्लाम में जैसे इमाम बुखारी का उदाहरण दिया गया, कोई दिल्ली की एक मस्जिद का कोई इमाम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का इमाम नहीं है। इमाम बनाने के लिए कोई अपने नस्लों के ही लोगों को इमाम बना के मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे, इस तरह का भी प्रोविजन इस्लाम में नहीं है। लेकिन ठीक है, सो कॉल्ड कुछ लोग हैं कहीं बैठे हुए हैं, वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं और उसको लेके लोगों को लगता है कि इन्हीं के आदेश से पूरा चलता है। ना इमाम बुखारी से हिंदुस्तान चलता है, न दुनिया में कोई ऐसा खलीफा है कि जिसके बोलने से पूरी दुनिया के मुसलमान उसको फॉलो करता है। प्रेम शुक्ला जी, ये आप कुछ बोलना चाह रहे थे? भाई जो बातें कह रहे हैं, नहीं नवाब भाई जो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह पर सही है। देखिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि इस्लाम जो है वो पीस ऑफ रिलीजन है, सबने माना, वो ज्ञान का धर्म है ये भी माना। पैगंबर मोहम्मद साहब ने शांति का संदेश और सौहार्द का ही संदेश दिया है, किंतु कुछ लोगों ने इस्लाम का गलत जो है तर्जुमा करके उसमें कट्टरपंथ को, लोगों की हत्या को, आतंकवाद को, इसको जो है उसके साथ जोड़ दिया है। ऐसे में इस्लामिक संस्था के अंतर्गत स्वयं इस तरह के प्रगतिशील आंदोलनों की आवश्यकता है जिसे ये सिद्ध किया जाए कि इस्लाम में इस तरह का जिहाद जो है पूरी तरह से जो है वो नामंजूर है और जो ऐसे लोग पाए जाएंगे जिन पर इस तरह का मामला होगा उनके खिलाफ कम्युनिटी अंतर्गत जबरदस्त कार्रवाई करेगी। ये भारत में इस पर जो विमर्श होने की आवश्यकता है वो दुर्भाग्यवश प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। जो देवबंद की तरफ से जमीयतुल उलमा ने जो है कुछ दिन पहले आतंकवाद पर जब जो है उन्होंने फतवा इश्यू किया तो उसका लाभ हुआ ना। एक बड़ा फैक्ट जो तबका है वो जिहाद के खिलाफ खड़ा हो गया कि जिहाद नहीं है, ये तो जो है खून खराबा है, जिहाद नहीं है। उस तरह से जो है जो यहाँ के लोग जिनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, जिनको जो है गलतफहमी फैलाई जा रही है, ऐसे लोगों को गलत रास्तों पर जाने से रोकने की जिम्मेदारी हर मजहब की अपने अंतर्गत भी होती है। जैसे हिंदुओं में यदि कोई इस तरह करेगा तो हिंदू समाज का बड़ा वर्ग वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, ईसाइयों का बड़ा वर्ग खड़ा हो जाता है, जैनों का बड़ा वर्ग खड़ा होने की स्थिति में रहता है। लेकिन यहाँ जिस तरह से खड़ा होना चाहिए दुर्भाग्यवश वो अभी खड़ा नहीं हुआ है और इसका एकमेव इलाज जो है वो इस्लाम के अंतर्गत जो इस तरह से कट्टरपंथ का बढ़ावा है वो इनके उदारपंथी उन कट्टरपंथियों के खिलाफ ऐलानिया खड़े हों और उनको खत्म करें। नवाब मलिक जी, मैं जानता हूं आप कुछ बोलना चाह रहे हैं और अशोक कार्णिक जी के भी बिल्कुल लफ्ज होठों पर आ रहे हैं, लेकिन मैं आप दोनों के पास लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये चर्चा जारी है, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये लोग जो लौट रहे हैं जिनमें से एक लौट चुका है, 3 और लौट सकते हैं। आईएसआईएस के साथ लड़ाई वहां पर छेड़कर वहां उनकी आधुनिक से आधुनिक हथियारों के साथ ट्रेनिंग हुई है और बर्बरतापूर्ण तरीके से आईएसआईएस उस समय लोगों को जान से मार रहा था। वहां से ट्रेनिंग लेकर ये लोग लौटे हैं, इनके साथ कैसा सलूक किया जाए। दुनिया का सबसे बर्बर आतंकवादी संगठन है आईएसआईएस, जिसने सड़कों पर खड़े होकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, इराक में, सीरिया में भी। और अब इसकी सोच भारत के कुछ युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये बेहद चिंता का विषय है। आईएसआईएस में शामिल रहे कल्याण के अरीब मजीद, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल है, इसके भारत लौटने के बाद तमाम तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। आशंका इस बात की भी कि क्या अरीब किसी खास मकसद से भारत भेजा गया है आईएसआईएस के द्वारा।
आईएसआईएस ने उसे भारत क्यों आने दिया है? अगर उसे इस तरह से छोड़ा गया तो क्या वो दूसरे लोगों को आईएसआईएस से जुड़ने के लिए भड़का सकता है? ऐसी बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। या फिर दूसरी ओर हो सकता है कि वाकई उसने आईएसआईएस से नाता तोड़ लिया हो, और वो उसने क्यों किया ये भी समझने की जरूरत है। आपको दिखाते हैं आईएसआईएस और अरीब को लेकर नेताओं और रक्षा विशेषज्ञों की अभी तक क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं तो ये कहूंगा कि हम इसको सुरक्षा संस्थाओं पर छोड़ दें, लेकिन अगर किसी भी रूप में अपने ऐसे लड़के बच्चे, अपने भाई बहन जो गलत रास्ते पर जाते हैं, वापस आना चाहें तो उनको वापस लाना चाहिए। हाँ, जो सजा की बात है, जो कानून की बात है, वो प्रक्रिया जरूर पूरी होनी चाहिए। नौजवानों को भटकने देना चाहिए, आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आईएसओ या अन्य आतंकवादी गठबंधन, उनके खिलाफ कठोर निर्णय होना चाहिए। लेकिन इन सबके लिए अगर कोई रूपरेखा नहीं बनाओगे और नौजवान को जब तक काम की तरफ नहीं लगाओगे, तब तक क्या ये संभव है? इस देश के मुसलमानों को न आतंकवाद से जोड़ा जा सकता है, न आतंकवाद से वो जुड़ सकते हैं। उनके दिलों में, उनके रगों में भी देश के राष्ट्रवाद का उतना ही मजबूती के साथ खून बह रहा है जितना कि समाज के और हिस्सों के साथ है। इसलिए जो है वो आतंकवादी ताकतें तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी शैतानी साजिशों में सफल नहीं हो पाई, और न ही हिंदुस्तान के किसी हिस्से में अपनी बड़ी आतंकवाद की जड़ें जमा पाई हैं। ये एक बड़ी मुश्किल बात है जो कि हमें करना पड़े। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसमें हो जाए, नहीं, ये तो हो सकता है कि दूसरे भी कोई हिंदू हो उनको भी ये लग जाए, क्योंकि ये एक ऐसा है मसला जो कि सब चाहता है कि अच्छा मैं पावर में आ जाऊं। There has to be an awareness program. The clerk of the Muslim world should come against this kind of people who's been to prevent them from going and joining, because India is a diverse diaspora. They're having a huge Indian expats all over the Arab world and in the Islamic world and in the West Asia and GCC. What you are going to do if this thing kind of propaganda is been trying to recruit young Indians? So I think it is the sole responsibilities for and at the shoulder of the Islam. और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल, क्या भारत में आईएसआईएस के खतरे से निपट पाएगी मोदी सरकार? इस सवाल पर आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। आपका जवाब हाँ है तो टाइप कीजिए IBN7 स्पेस Y, अगर ना तो फिर टाइप कीजिए IBN7 स्पेस N और इसे 51818 पर एसएमएस कर दीजिए। आपकी राय इस कार्यक्रम के आखिर में हम दिखाएंगे। इस वक्त नवाब मलिक साहब के पास मैं सबसे पहले जा रहा हूं, क्योंकि नवाब मलिक साहब ब्रेक से पहले आप कुछ बात कहना चाह रहे थे और उसके अभी आपने बहुत सारी दूसरी प्रतिक्रियाएं भी देखी हैं। कुछ लोगों का नवाब मलिक साहब ये कहना है, और इसलिए मैं शुरू में आपको भी कह रहा था कि आपने भी उस शब्द का प्रयोग किया, प्रेम शुक्ला जी ने भी किया कि ये बच्चे हैं। क्या वाकई हम उनको इस तरह देख सकते हैं? क्योंकि 23 साल की उम्र में इराक जाना, वहां लोगों की हत्याएं करके लौटना, इनको क्या हम आतंकवादी के तौर पर देखें, फांसी दें, या फिर इनसे हमदर्दी दिखाएं? देख लीजिए, प्रेम जी जो शब्दों का प्रयोग था, मैंने नहीं, प्रेम जी भी वही बच्चे बच्चे बोल रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, उन शब्दों का इस्तेमाल लोगों ने किया। सवाल आपने खड़ा किया है कि क्या इनको सजा देनी चाहिए। अगर गुनाह उन्होंने किया है तो जो भी गुनहगार है उसे सजा से कोई नहीं रोक सकता और नहीं बचाना चाहिए। कभी कोई ये नहीं कहेगा कि गुनहगारों को माफ़ कर दो। लेकिन जहाँ तक इस बीमारी का सवाल है, उस पर चर्चा हो रही थी। प्रेम जी ने कहा कि विद इन कम्युनिटी इसको लेके कोई खड़े नहीं होते। प्रेम जी को भी पता होगा, बहुत सारे लोग हैं विद इन कम्युनिटी, ये बुराई दूर हो जाए, बच्चों को गुमराह ना किया जाए। बड़े पैमाने पे अलग अलग तरीके से लोग इसको लेके सिंपोजियम, अलग अलग तरीके से नीचे के लेवल पे भी बात करते हैं। या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ लोगों ने बड़ी मूवमेंट भी चलाई। ठीक है, दूसरे देश में होंगे ताहिरुल कादरी, जिसको लेके यूएन ने भी उन्हें बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की कि आतंकवाद के खिलाफ इस्लामी नजरिया है कि इस्लाम जो जहाद एक शब्द है, जिसका अरबी का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष, जद्दोजहद, स्ट्रगल, उस चीज को कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा।
ये बातें सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट कर बच्चों को गुमराह करते हैं और उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिमागी तौर पे उन्हें दिवालिया बना दिया जाता है और उसका इस्तेमाल होता है। अभी ये जो लड़के हैं इनको अगर गुमराह किया गया तो कौन से लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। और निश्चित रूप से कम्युनिटी के अंदर भी, जिस कम्युनिटी को मैं बिलोंग करता हूं, वहां भी बड़ी गंभीरता से इस विषय को लोग लेते हैं और हर आदमी का ये प्रयास है कि इस तरह की अगर कोई सोच है उसे पूरी कड़ाई से रोकना पड़ेगा, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और इस्लाम की अशोक कर्णिक साहब के पास भी मैं जाना चाहूंगा। अशोक जी, तो हमें लगता है कि लोग खड़े रहते हैं। जी अशोक जी, ये बताइए कि एक तरफ सोशल मीडिया, जिस तरह से सारी फुटेज सोशल मीडिया पर आई, जिस तरह से जो आईएसआईएस की सोच है, उनके जो भी जितने भी बर्बरतापूर्ण ही सही, लेकिन कितने ही जंगलियों की तरह के सही उनके जो विचार है वो वैसे के वैसे ही रखने की उनको आजादी है, उसको रोकना भी संभव नहीं है। ऐसे में कुछ लोग भ्रमित हो सकते हैं। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारत की सरकार किस हद तक तैयार है इसका मुकाबला करने के लिए? तैयार तो है जरूर। उसका जो डेंजर है, उसका खतरा है, वो तो सब जानते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी भी जानती है और उसका वो मुकाबला जरूर करेंगे। मेरा ये कहना है कि यहाँ हमारे सोसाइटी में गुमराह करने वाले लोग हैं, गुमराह होने वाले भी लोग हैं। तो गुमराह होने वाले लोग जो लड़के हैं जी, वो उनका ये लड़का वापस आया है, उसको कितना पश्चाताप हुआ है, वो कितना सोचता है कि मेरी गलती, सच्ची गलती हुई है, या उसके अभी दिमाग में वही बैठा है, सिर्फ मजबूरी के वजह से वापस आया है। तो उसको गुनाह साबित होने पे उसको शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर वो जानता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और उसके खिलाफ वो बोलता है कि भाई ये सब गलती लोग कर रहे हैं, वो गलत है बात। दूसरी बात यह है कि हर एक कम्युनिटी के लीडर्स थोड़ा सा उन्होंने लीडरशिप दिखानी चाहिए कि हमारे कम्युनिटी में जो हो रहा है वो गलत है, जिहादी जो आइडियाज है वो गलत है, खिलाफत जो है वो गलत है, ऐसे इस्लाम में कहीं कहा नहीं। इसके कहना चाहिए सभी कम्युनिटी में। कह मैं पूरे एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी कम्युनिटी में जहां जहां उनकी कम्युनिटी गलत रास्ते पे जा रही है उसके खिलाफ खड़े होके बोलना चाहिए। घर में बैठे नहीं रहना चाहिए, खड़े होके कैंपेन चलानी चाहिए। ये जो हो रहा है वो गलत है, वो हम उसका विरोध करते हैं और हमारे लड़के इससे बचे रहे तो लोगों पे थोड़ा उसका असर हो जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसका वो ट्रैक रखते रहेंगे, लोग कितने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कितने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसका वो ये करते रहेंगे, हिसाब रखते होंगे और उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। अब ये मजीद जो आया हुआ है लड़का, उससे अगर सच्ची वो पश्चाताप के बाद आया है तो उससे बहुत काफी इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती है। वो कैसे गए, किन्होंने इंतजाम किया उनका वहाँ रिसेप्शन कैसे हुआ, उनको कहाँ ट्रेनिंग दी गई, उनके लीडर्स कौन है, वापस कैसे आ पाया, वो किसी ने भेजा या ये छुपके भाग के वापस आ गया है, ये सब जानकारी रहनी चाहिए। आस्ते आस्ते हमको एनआईए को, आईबी को वो जानकारी मिल जाएगी। इतनी जल्दी से नहीं मिलेगी लेकिन जरूर मिल जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, हमारे एक व्यूअर है मांगीलाल जैन साहब, वो लिख रहे हैं कि कुरान का वास्तविक ज्ञान होता तो ये लोग जिहादी नहीं बनते ही नहीं, ये जिहादी बनते ही नहीं। ये बात कही। अब यहाँ एक चीज कि जिस तरह से पेट्रो डॉलर्स सऊदी अरब के थे, उनके सहारे वहाबिज्म भारत में आया, असली हम पीछे छूट गया और एक रेडिकल इस्लाम सामने लाया गया। इसी तरह की कोशिश आज आईएसआईएस करता हुआ नजर आ रहा है और अलकायदा भी बहुत पीछे नहीं है। और आईएसआईएस, हम भूले नहीं कि दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन है। तो फंडिंग के ऊपर रोक कैसे लगाई जा सकती है? देखिए, मैं इस्लामी मामलात का कोई बहुत आलिम फाजिल आदमी नहीं हूं, मगर कार्निक साहब ने जो बात कही और अभी आपके व्यूअर ने जो प्रश्न पूछा है, दोनों में एक साम्य है कि कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, समुदाय के जो नेता हैं, उनको भी यह ध्यान रखना होगा कि समुदाय किस दिशा में जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुस्लिमों की राष्ट्रभक्ति पर उन्हें पूरा विश्वास है। गृह मंत्री ने, राजनाथ सिंह जी ने भी आज ये बात बोली है। भारतीय मुसलमान को अपने को देखना होगा कि उसके अंदर कितना टैलेंट है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बताइए, उस गरीब हिंदुस्तान में 20वीं शताब्दी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खां से लेकर रफीक जकारिया जैसा राइटर और अबुल कलाम जैसा साइंटिस्ट हिंदुस्तान नहीं पैदा होता है। और जहां पे पैसा बरस रहा उस अरब और ईरान में, क्यों नहीं पैदा होते ऐसे लोग?
क्यों नहीं वो टैलेंट वहां दिखाई पड़ता? वहां दिखाई पड़ता है तो ओसामा बिन लादेन, अमन अल जवाहिरी, अबू हमजा, यही क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो हिंदुस्तान के मुसलमान को अपनी फितरत, अपनी क्षमता, अपनी टैलेंट को समझना होगा। उसके अंदर जो फितरत है वो औरों से अलग है और उसको बचा के रखना और उसको एक गलत डायरेक्शन में न जाने देने के लिए जो कम्युनिटी की लीडरशिप है उसको भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में शामिल होने के लिए। हम लगातार इस विषय को आगे भी उठाते रहेंगे क्योंकि ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। हमको मजीद ने बाकायदा ये बताया है कि 4 नहीं 40 है जो आईएसआईएस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते थे और एनआईए की जो खुफिया रिपोर्ट है उनमें ये कहा जा रहा है कि इनकी संख्या कम से कम भारत के अलग अलग इलाकों में 100 हो सकती है। आज अगर हम सही समय पर कदम उठाएं तो यहीं पर इसे रोक